किसी बहुत सुंदर ऊंची प्यारी चीज के लिए जान लड़ा रहे होते हो और चेहरा दहक रहा होता है, तब सुंदर दिखते हो। जिस घर में 6 घंटे 8 घंटे टीवी चलता हो, उस घर से मुझे बताओ महानता कैसे पैदा होगी। यही वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के समय पे थालियां बजाई थी। ये वैज्ञानिक निकलेंगे। ये हमारी बेटियों को, बीवियों को, बहुओं को भड़का रहा है। तुम उनके ऊपर चढ़ के बैठे हो, जानवर की तरह उनका शोषण कर रहे हो, संस्कारों के नाम पे, परंपरा के नाम पे। थोड़ा मैं उनको इंसान की तरह देख लेता हूँ, 2-4 बातें मैं उनसे चेतना की कर देता हूँ, तो तुम बोलते हो कि मैं उनको भड़का रहा हूँ, तुम्हारा घर तोड़ रहा हूँ। कोई फालतू आदमी आएगा, मैं दरवाजा बंद कर लूंगा। नहीं करनी बात, नहीं करनी। सही बोला? अरे हंसने भर की बात नहीं है, इन्हीं पे भरोसा है मुझे और यही आगे लेके जाएंगे। सर आपने एक बुक रिकमेंड करी थी जिसका नाम था लस्ट फॉर लाइफ बाय इरविन स्टोन, जो कि विंस्टन वैन गॉग जी की बायोग्राफी थी। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि उन्होंने जो संघर्ष किया अपनी पूरी जिंदगी में, और वो बहुत कम आयु पे ही चले गए थे, उनका उनके संघर्ष का आप वेदांतिक दृष्टिकोण से बता सकते हैं। और जैसा कि हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि उनका भारत की किसी भी फिलॉसफी से, ना वेदांत से, ना कि किसी और से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्होंने एक कोट कही थी। वो थी कि आई पुट माई हार्ट एंड माई सोल इन टू माई वर्क एंड हैव लॉस्ट माई माइंड इन द प्रोसेस। तो सर इसमें आपका वेदांतिक दृष्टिकोण चाहिए था कि उनका संघर्ष कैसे, उन्होंने इतना एक तरह से महान संघर्ष करा था जिससे वो पेंटिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और आपने उनकी पेंटिंग भी आज पीछे डिस्प्ले कर रखी है। जी। देखो, मिट्टी को ही अपने लिए आखिरी बात मान लेना बहुत आसान होता है। यही है और इसी में मुझे संतुष्टि पानी है। यही जो कुछ चल रहा है वही अंतिम है और प्रथम भी है। ये निष्कर्ष बड़ी आसानी से आ जाता है और यही निष्कर्ष समाज और लोक धर्म सब हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से। ज्यादातर लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, सर झुका देते हैं, घुटने टेक देते हैं कि हाँ ठीक है, ये दुनिया है और दुनिया ही बड़ी ऊंची बात है और दुनिया ऊंची बात है और दुनिया की बात को बहुत ऊंचा मानना है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें इसमें दिक्कत हो जाती है। सारी सच्ची कला उसी दिक्कत की अभिव्यक्ति होती है। सारी सच्ची कला एक विषमता की अभिव्यक्ति होती है। जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे बताया जा रहा है, जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, जो मुझ पर थोपा जा रहा है, उसमें मुझे चैन नहीं मिल रहा है। अब ये, इसका नाम जानते हैं आप? ये पीछे जो है, हाँ, स्टारी नाइट्स। यहां पर भी वो क्या कहना चाह रहे हो? कह रहे हैं मेरी आंखें मुझसे कह रही हैं कि ये जो तारे और चांद और नक्षत्र हैं रात के आकाश में, वो बहुत छोटी चीज है ना? इंद्रियां यही बता रही हैं ना, आकाश इतना बड़ा है और कालिमा इतनी विस्तृत है, उसमें तारे वगैरह तो सब क्या हैं, बिंदुवत हैं। और एक बड़े क्षेत्र के सामने कुछ बिंदुओं की क्या औकात होती है? कुछ भी नहीं। ये भी एक बेचैनी का, एक विद्रोह का प्रदर्शन है। वो कह रहे हैं नहीं, उनकी बहुत बड़ी औकात होती है।
इतनी बड़ी, ये जो आप देख रहे हो ये सूरज जैसे जो लग रहे हैं, ये वास्तव में क्या है? तारे हैं। ये विंसेंट के तारे हैं। बोल रहे तुम्हारे लिए रात बड़ी होगी, मेरे लिए तारे बड़े हैं। मेरे लिए तारे बड़े हैं तो मैं अपनी पेंटिंग में तारे छोटे नहीं दिखाऊंगा। ये बगावत है उनकी। वो कह रहे हैं तुम कैमरे से फोटो खींचोगे, जिस भी तरह का कैमरा उस समय हो सकता था, तुम उससे खींचोगे तो उसमें तारे कितने बड़े आएंगे? तारे क्या, उसमें तो चांद भी छोटा ही सा आता है। रात के आकाश में चांद भी कितना बड़ा बना लोगे? वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आंखों का नियम एक तरफ, मेरा नियम एक तरफ, क्योंकि मैं आंख नहीं हूं। ये वेदांत है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो विशुद्ध वेदांत है। ये कह रहे हैं नाहम देहास्मि। उन्होंने पढ़ा नहीं वेदांत, पर वेदांत किसी एक पुस्तक में थोड़ी समाया हुआ है। अहम की छटपटाहट का नाम वेदांत है। मुक्ति की पुकार का नाम वेदांत है। वो पुकार भारत में उठे, यूरोप में उठे, अमेरिका में उठे, अफ्रीका में उठे, किसी और ग्रह में उठे, 50,000 साल पहले उठे, 1,00,000 साल बाद उठे, क्या फर्क पड़ता है? उसका नाम वेदांत है। वेदांत का संबंध किसी एक समुदाय से थोड़े ही है बस। ये जो पीछे है ये कोहम का आरंभिक उत्तर है। वेदांत का केंद्रीय प्रश्न क्या है? कोहम। तो ये बगावत का पहला स्वर है। मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, पर मैं आंखों की तानाशाही से इनकार करता हूं। द टिरनी ऑफ द आइज। इन आंखों ने तो सितारों की हैसियत ही कम कर दी। सितारों की हैसियत उतनी है जितनी मैं दिखा रहा हूं। ये है। अगर ये पीछे एक फ्लेक्स बोर्ड नहीं होता, अगर ये एक स्क्रीन होती जिस पे प्रोजेक्ट हो सकता, तो मैं आपको उनकी बाकी पेंटिंग्स भी दिखाता। और वहां आप पाते कि विंसेंट कह रहे हैं कि मेरी आंखों को जो खूबसूरत लगता है मेरे लिए वही बहुत बड़ा है। एक बड़ा खेत है या बाग है, उसमें फूल खिले हैं। अब हमारी आंखों को फूल कितने दिखते हैं? बहुत बड़ा फूल है, मान लो सूरजमुखी का है, तो वो भी कितना बड़ा हो गया? इतना ही तो हो गया। विंसेंट जब देखते हैं तो बोलते हैं नहीं उतना बड़ा नहीं है, मेरे लिए वो फूल ही फूल है, बाकी सब किसी काम का नहीं है। अंजन सकल पसारा रे, लेकिन मेरा दिल तो निरंजन के साथ है। चारों तरफ विस्तार किसका है? अंजन का। पर मेरी आंखें किसके प्रेम में है? कौन सी आंखें? ये हाड़ मास वाली नहीं, इनको तो अंजन ही अंजन दिखेगा। भीतर एक और आंख है। भारत ने इसीलिए उसको तीसरी आंख बोला। तो ये जब तीसरी आंख से तारों को देखो तो वो ऐसे दिखते हैं। जब तीसरी आंख से फूलों को देखो तो वो फिर विंसेंट के फूल हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? वेदांत माने विद्रोह। ये वेदांत। वेदांत माने विद्रोह। विद्रोह किसके खिलाफ? आंखों के खिलाफ, मन के खिलाफ, ये भीतरी समाज के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। क्योंकि ये सब हमें ये मानने को मजबूर कर रहे हैं कि हमें मिट्टी की प्रक्रियाओं का गुलाम होकर जीना है, कि रासायनिक और यांत्रिक जीवन ही हमारी मजबूरी है, नियति है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जानते हो हमारे सारे ढर्रे नियम, कायदा, मान्यताएं, परंपराएं, ये सब कहां से आ रही हैं? ये केमिकल इक्वेशंस हैं। हमारी एक एक मान्यता के पीछे एक रासायनिक समीकरण बैठा हुआ है। मेरे भीतर कुछ है जो कह रहा है रसायन मेरी शुरुआत हो सकती है, रसायन मेरा अंत नहीं है। मैं नहीं मानता रसायन शास्त्र को।
मैं नहीं मानता। ये आपके लिए आज का काम है, पता करिएगा कि कैसे वो सब ढर्रे जो हम मानते चलते हैं, चाहे वो ढर्रे शरीर की सिफारिश हो, चाहे समाज की बंदिश हो, उन सब ढर्रों के पीछे मुझे बताइएगा कि रासायनिकता कैसे है। एक एक ढर्रे के पीछे या एक एक मान्यता, नियम, कायदा, जो भी बोलो, सब एक ही चीज है। उनके पीछे कैसे बस केमिस्ट्री है, ये बताइएगा। तो कहे कबीर कोई बिरला जागे, कुछ होते हैं बिरले इनके जैसे, जो कहते हैं मुझे प्रेम शास्त्र जीना है, मुझे रसायन शास्त्र नहीं जीना। जीना किसी को भी रसायन शास्त्र नहीं है, पर वो केमिकल्स ना कीमत मांगते हैं। वो कहते हैं हम चले जाएंगे, पहले हमारी मुट्ठी गर्म करो। जैसे किसी ने आपको पकड़ रखा और वो कह रहा हो मैं तुम्हें छोड़ने के एवज में कुछ फिरौती लूंगा, तो मांगते हैं। जो दे दे उसको छोड़ देते हैं, जो ना दे उसको नहीं छोड़ते। छूटना सभी चाहते हैं, कीमत कोई नहीं देना चाहता। तो समाज के लोग भी जीना प्रेम में ही चाहते हैं, पर प्रेम महंगी चीज है तो उसमें जीते नहीं। ऐसे में जब उन्हें कोई विंसेंट जैसा दिख जाता है तो उनमें घोर ईर्ष्या उठती है। वो कहते हैं जो हम मांगते और चाहते ही रह गए वो इसने पा लिया। जबरदस्त भीतर आग लगती है, जलन। हम भी यही चाह रहे थे जो ये जी रहा है, पर हम चाहते चाहते मर गए, ये जी गया, ये खेल गया खिलाड़ी, हम देखते ही रह गए। तो फिर ऐसों को पागल कर दिया जाता है, कभी जेल में डाल देते हैं। और जेल में डालना बड़ी स्थूल बात होती है कि पकड़ के उसको तुम डाल दो जेल में ही, और स्थूल बात होती है कि पकड़ के उसको मार दो। वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि मार दोगे तो शहीद बन जाएगा, जेल में डाल दोगे तो शोषित कहलाएगा। तो समाज और कुत्सित चाल चलता है। पागल खाने में डालने के लिए पहले पागल करता है, पहले उसे पागल कर देता है। उस पर इतना दबाव डाल दो, उस पर इतना तनाव डाल दो कि वो पागल ही हो जाए। इनको अपने जीते जी कोई प्रसिद्धि शोहरत थोड़ी मिली थी बहुत। उसकी बात को फैलने मत दो, उसकी कला को स्वीकार मत करो, उसके लिए स्थितियां कठिन बना दो, उसे गुमनामी में ढकेल दो। कलाकार को अपनी कला के लिए भी साधन तो समाज से ही चाहिए होते हैं ना। और समाज कर सकता है ऐसा प्रबंध कि मैं साधन ही नहीं दूंगा। तू दिखा ले जिसको कला दिखाता हो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तू बना ले बहुत अच्छी फिल्म, मैं रिलीज ही नहीं होने दूंगा। अभी सुनने में आ रहा है ये जो बनी है क्राइस्पिरेसी, इसमें दिक्कत आ रही है। शायद नेटफ्लिक्स वाले शर्तें रख रहे हैं, उन्होंने मानने से मना कर दिया, वो आ ही नहीं पा रही है। तुम बना लो जो कर सकते हो, हम तुम्हें सामने आने ही नहीं देंगे। तुम लिख लो जितनी अच्छी किताब लिख सकते हो, हम किताबें छपने नहीं देंगे। छप भी गई तो जो बड़े बड़े बुक स्टोर्स हैं उस पर हम तुम्हारी किताबें आने ही नहीं देंगे। अपने तरीके से अगर अपनी किताबों का प्रचार कर सकते हो तो कर लो। और अगर तुम अपने तरीके से भी कर लेते हो अपनी किताब का प्रचार, तो हम तुम्हारी किताब को प्रतिबंधित कर देंगे, और जिसके घर में पाई गई किताब उसको जेल में डाल देंगे। ये कुछ नहीं है, बस इतना पता चल रहा है समाज वालों कि चाहते तो तुम भी वही सब कुछ थे, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं थी पाने की। इन्होंने पा लिया
तो तुमने इन पर जितने तरीके के जुल्म हो सकते थे करे। ईर्ष्या के जुल्म है ये सब। ईर्ष्या उठती है ना, प्रेम आपका पाया किसी और ने, होती है ना। तुम्हें किसी ने रोका था, तुम भी हिम्मत दिखा लेते। वीर भोग गया वसुंधरा, तुम भी थोड़ी वीरता दिखा लेते, तुम्हें भी मिल जाता। यही वेदांत है। वेदांत विद्रोह, वीरता। वेदांत वीरों के लिए है। कह रहे थे थोड़ी देर पहले, खिलाड़ियों के लिए है, पदाड़ियों के लिए नहीं है। और समाज क्या है? पदाड़ियों का अड्डा। इनमें अपने आप कोई दम नहीं होता, पर ये इतने सारे हैं कि जैसे 10 लाख मक्खियां एक हाथी पर टूट पड़े, हाथी मारा जाएगा। कोई उसकी सूंड में घुस जाएगी, 500-700 उसकी आंखें फोड़ देंगी, उसके कान में घुस जाएंगे, हाथी भी कुछ नहीं कर सकता। 10-20 हजार मच्छर मिलकर शेर पर भारी पड़ जाएंगे। वेदांत का मतलब समझ रहे हो ना? वेदांत का मतलब है तुम मुझे जो कुछ भी बता रहे हो, मैं उसको अपनी पहचान मानने से इनकार करता हूं। जाओ मरो। वेदांत माने झुका हुआ सर नहीं होता। वेदांत माने तना हुआ सर, भिचे हुए जबड़े और बंधी हुई मुट्ठी। यह वेदांत है। और जब सर तना होता है और मुट्ठी बंधी होती है ऐसे, तो उसमें से सुंदरतम कला आविर्भूत होती है। सौंदर्य साहस के बिना संभव नहीं है। आप सबसे ज्यादा सुंदर तब दिखते हो जब आप दैहिकता और सांसारिकता को चुनौती दे रहे होते हो, तब आपका चेहरा होता है देखने लायक। लोहा तो लोहा होता है ना। कभी 1000 डिग्री पे तपता हुआ लोहा देखा है? क्या उसमें खूबसूरती आती है, लालिमा आती है? नहीं तो लोहे का एक टुकड़ा, कोई दम है उसमें? खूबसूरत वो तब दिखता है जब तप कर अंगार हो गया होता है। समझ रहे हैं बात को? कुछ यहां मल लेने से नहीं हो जाते सुंदर, न बाल कटा लेने से, न कुछ और काजल लगा लेने से। जब किसी बहुत सुंदर, ऊंची, प्यारी चीज के लिए जान लड़ा रहे होते हो और चेहरा दहक रहा होता है, तब सुंदर दिखते हो। जब शरीर, समाज, संयोग, ये सब आप पर हावी होने को आतुर होते हैं और आप कह रहे होते हो नहीं, तो वो जो न की गर्जना होती है ना, वो सौंदर्य है। और गर्जना जरूरी नहीं है गले से हो, मूक गर्जना भी हो सकती है। न की मूक गर्जना को कहते हैं ध्यान। सब कुछ मुझे विचलित करने को तैयार है, मैं विचलित नहीं होऊंगा, इसको ध्यान बोलते हैं। यह न की मूक गर्जना है। ये जिंदगी चाहे छोटी हो, चाहे कष्टों में बीती हो, सबको कहा करता हूं पढ़ो, बहुत सुंदर लिखा है इरविंग स्टोन ने इसका।
उन्हीं की दूसरी किताब है एगनी एंड एक्सटेसी, वो भी पढ़िएगा। मैं खुशकिस्मत था कि कम उम्र में ही मिल पाया ऐसे लोगों से जो जानने लायक है। इनसे एक बार मिल लो, फिर आम जिंदगी जी नहीं जाती। मन ही नहीं करता फिर कि जिसको हम कहते हैं कॉमन लाइफ, नॉर्मल लाइफ, उसको छुओ भी। उसमें रहने का, उसमें जीने का तो छोड़ दो, उसको दूर से भी छूने का मन नहीं करता। हमारी आम जिंदगी, हमारे आम घरों से विंसेंट पैदा होंगे क्या? क्या छुएं उसको? आम घरों को आप जानते नहीं है क्या होता है वहां पे। वहां से महानता उपजेगी क्या? किसी भी आम घर का माहौल कैसा होता है? वहां मुद्दे क्या होते हैं? जो बच्चे उन घरों के हैं वो महान निकलेंगे। उन मुद्दों से उपजे हुए बच्चे, उन मुद्दों से उठे हुए बच्चे। सुबह उठे हैं तो लड़ रहे हैं कि टीवी में चैनल कौन सा देखना है। और चैनल में भी ये नहीं कि कोई बहुत भारी देखना है। एक को सड़े हुए एंकरों की तस्वीरें देखनी है समाचार में, और दूसरा बोल रहा है नहीं मुझे मनोरंजन सुनना है, या कि कोई अंधविश्वासी बाबा आ रहा है उसका प्रवचन सुनना है सुबह सुबह। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। ये है घर। इस घर से ग्रेटनेस पैदा होगी क्या? एक बार ग्रेट्स के साथ रह लो, फिर ये सब जो मीडियोक्रिटी होती है, औसत दर्जे की जिंदगी, इसको बस दूर से ही सलाम है। फिर इसको देख सकते हो, अतिथि की तरह कभी कभी इसमें जा सकते हो, पर फिर इसमें जी नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूं मैं खुशकिस्मत था, मुझे ये सब लोग बहुत आज से 35 साल पहले मिल गए। अब तो मैं इनकी बात बहुत सहजता से कर पाता हूं। जब पहले पहल मैं टीनेजर था, जब इनको पढ़ रहा हूं, तो पढ़ता था और मैं कि ऐसा भी होना संभव है, ऐसे जिया जा सकता है। तो इनसे मुझे एक तरह की इम्यूनिटी मिल गई। ये मेरा प्रतिरक्षा तंत्र बन गए बिल्कुल। ये मेरी नसों में आ गए। उसके बाद जो समाज का वायरस है उसके प्रति मैं इम्यून हो गया। कह रहा हूं ये मेरा डिफेंस है। अब मुझे तुम अपना शिकार नहीं बना सकते। मेरे भीतर ये दौड़ रहे हैं अब। और मैं बात सिर्फ यहां पर इनकी नहीं कर रहा हूं, इनके जैसे बहुत सारे। इसलिए कहा करता हूं किताबें पढ़ो, ऊंचे से ऊंचे लोगों की संगति करो, फिर अपने आप ये जो रोजमर्रा की कॉमन लाइफ है इसके प्रति वितृष्णा हो जाएगी। इसकी गंध से दूर रहोगे। इससे फिर एक ही रिश्ता रख पाओगे, करुणा का, कि काश जो इस तरह के लोग हैं इनमें से कुछ को मैं बचा पाऊं। फिर ये नहीं कहोगे कि ये जो नीचे के लोग हैं सब ये कितना मजा मार रहे हैं और मुझे भी वो मजा करने को मिल जाए। उसके बाद बस यही कहोगे कि बेचारे बहुत दुख में है, काश मैं इनको बचा पाता, काश मैं इनको वो दिखा पाता जो इन्होंने देखा, काश काली रात में ये भी तारों को ऐसा देख पाते, काश मैं इनको अपनी आंखें दे पाता। बस यही रिश्ता बचता है फिर। बहुत अच्छा रिश्ता है ये, और कौन सा रिश्ता? आम घर और आम समाज और आम सरकार, इन्हीं का शिकार हुए थे ये भी। और इन तीनों के पीछे है आम आदमी का आम मन। और आम आदमी को आम बनाए रखने में, उसको बिल्कुल यहां तक मिट्टी में गाड़ देने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसके घर का। हमारे घर नहीं है ये पता नहीं क्या है।
ये चिड़ियाघर हैं ये। आपको लगेगा मैं अपमान कर रहा हूं इसीलिए खुल के बोल नहीं पाता। नर्क कोई किसी दूसरी दुनिया का नाम थोड़ी है। किसी आम घर में चले जाओ, वहां के लफड़े झगड़े देख लो, वही नर्क है। और क्या होता है नर्क? मैं फिर पूछ रहा हूं, इन घरों से महानता उपज सकती है क्या? जिस घर में 6 घंटे 8 घंटे टीवी चलता हो, उस घर से मुझे बताओ महानता कैसे पैदा होगी, और सौंदर्य कैसे पैदा होगा, और वीरता कैसे पैदा होगी? मां बाप की बेमेल बेजोड़ शादी करा दी गई है, आयोजित विवाह, और उन्होंने संतानें भी पैदा कर दी देह के जुनून में। और कैसे आती हैं? बाई प्रोडक्ट। क्या होना है ऐसे घरों का? बहुत जरूरी है इसीलिए कि एक एक घर में वेदांत पहुंचे, उपनिषद पहुंचे, गीता पहुंचे। और कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। जो बात कहने में शायद किसी ग्रंथ को एक अध्याय लगे, वो बात एक पेंटिंग बोल देती है, एक नजर में बोल देती है। पर हम भारत के लोग हैं, हमारे घरों में इनकी क्या जगह? इनकी पेंटिंग लगी है किसी एक घर में? हमारे घर में तो पेंटिंग भी लगती है कि अप्सरा नाच रही है। क्या करोगे उसे नचा के? थक जाएगी। उसे पानी पिलाओ। फिर लोगों को बड़ी समस्या आती है, कहते हैं ये हमारे घर तोड़ रहा है। मुझ पे इल्जाम, ये हमारे घर तोड़ रहा है। तुमने अपना घर नर्क जैसा बना रखा हो तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, और उसको कुछ भी सुधारने की कोशिश करो तो तुम चीखने लगते हो कि तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है। ये हमारी बेटियों को, बीवियों को, बहुओं को भड़का रहा है। तुम उनके ऊपर चढ़ के बैठे हो, जानवर की तरह उनका शोषण कर रहे हो, संस्कारों के नाम पे, परंपरा के नाम पे। थोड़ा मैं उनको इंसान की तरह देख लेता हूं, 2-4 बातें मैं उनसे चेतना की कर देता हूं, तो तुम बोलते हो कि मैं उनको भड़का रहा हूं, तुम्हारा घर तोड़ रहा हूं। जैसे कि तुम्हारे घर बड़ी कोई शांत, सुंदर, स्वच्छ मंदिर जैसी जगह हो। थोड़ी भी ईमानदारी की तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे घर हैं कैसे। गंदी जगहें, छी। अज्ञान के, लालच के, वासना के, फरेब के अड्डे। दहेज लेके तो तुम शादियां करते हो, उनसे तुम्हारा घर शुरू होता है। 5 करोड़ लड़कियां जो आबादी से गायब हैं, वो इन्हीं घरों में भ्रूण हत्याओं का शिकार होती हैं, और तुम कह रहे हो हमारा घर तोड़ रहा है। यही वो घर हैं जिनसे संस्था में जो काम करने आ गए हैं, ये बच्चे मेरे, इनको आता है नहीं नहीं कुछ भी और कर ले, बेरोजगार रह ले, घर वापस आ जा बस। और हर महीने 1-2 को घर वापस खींच भी लिया जाता है, कभी ललचा के, कभी डरा के। बेरोजगार रहना बेहतर है, कुछ मत कर, यहां आ जा। यहां काम करेगी ना तो तेरी शादी नहीं होगी। लड़के वाले आए थे, उनको पता चल गया तू काम कहां करती है, भग गए। बोले आचार्य के साथ काम करती है, कलेशी होगी, बहुत बोलती होगी, हमें गाय चाहिए। ये घर में आकर के बात करेगी, बोलेगी। अभी हुआ है, ये तर्क दिया गया। बोले तू ये नौकरी वगैरह छोड़ दे संस्था की, तू घर आ जा, हमने तेरे लिए लड़का देखा था, वो आए, सब कुछ सेट हो गया था। फिर उनको पता चल गया, और जैसे ही वो देखे कि यहां काम करती है, एकदम उचक के खड़े हो गए। बोले बाप रे बाप, ये खतरनाक आदमी इसके साथ काम करती है, भागो। ये तो आएगी घर में तो क्रांति मचाएगी। ये घर है ऐसों का दुश्मन। घर की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऐसों का दुश्मन सबसे ज्यादा हमारा आम परिवारी होता है।
ये सुनने में अजीब बात लगेगी पर विचार करिएगा, सौंदर्य से और सत्य से सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ होती है वो है आम परिवारी। कभी कभी मुझे लगता है मुझ में अपराधियों के प्रति फिर भी शायद थोड़ी नरमी हो, पर जो आम परिवारी होता है ये अपराधियों से भी गया गुजरा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े अपराधों का खुद कारण होता है। पता करो कि अपराधी कहां से आते हैं तो पता चलेगा कि अपराधों के पीछे क्या है। द नॉर्मल लाइफ। रिश्वत के पैसे से नया सोफा तुम घर में लेके आते हो, फिर तुम चाहते हो तुम्हारे घर आकर मैं उस सोफे पे बैठूं, और तुम कहते हो मेरा ये घर थोड़े ही है, स्वर्गदीप है। ऐसे ऐसे घरों के नाम रखते हो। आनंद कुटीर, और भीतर जूते उछल रहे, चप्पलें उछल रही हैं, कड़ाही फोड़ी जा रही है, बाहर लिख रखा आनंद कुटीर। तुम्हें शौक है खुद को बेवकूफ बनाने का, बनाओ, मैं थोड़ी बनूंगा ना। ऐसे लोग बने कभी, बदले में तुमने उन्हें यातनाएं दी, मार डाला, पागल खाने में डाल दिया, कोई बात नहीं, जितना जिए मस्त जिए। रात में जो खाना बनता है और जो छौंक लगती है, उसकी जो गंध उठती है ना आम घर में, वो भी बेईमानी की गंध होती है। घर में कोई रिश्तेदार आ गया, उससे हे कृत्रिम चेहरे, झूठे मुखौटे, और इसको हम क्या बोलते हैं? दुनियादारी, सांसारिकता। देखो थोड़ा तो तुम्हें व्यवहार सीखना पड़ेगा। नहीं सीखना, कोई फालतू आदमी आएगा मैं दरवाजा बंद कर लूंगा। नहीं करनी बात, नहीं करनी। सही बोला? ये देखो, अरे हंसने भर की बात नहीं है, इन्हीं पे भरोसा है मुझे, और यही आगे लेके जाएंगे। कभी चले जाओ कहीं पर जहां पर फैमिली गेट टुगेदर हो रहा हो, दो तीन भाई, उनकी पत्नियां, परिवार सब इकट्ठा हुए हों। जाकर बैठता हूं ना, कैफे में, रेस्टोरेंट में कहीं बैठा हूं, तो मैं तो अपना लिख रहा हूं, वहां बैठ गए हैं तो 2-3 टेबलें जुड़वा देंगे और 8-10 वहां बैठ जाएंगे। लड़कियां जो 18-20 साल की होंगी एकदम पतली पतली होंगी, माएँ जो 40 साल की होंगी एकदम भैंस बराबर। वो माएँ कभी उन लड़कियों जैसी थीं, ताकि उनका ब्याह हो जाए, शादी होते इतनी मोटी हो गई। फिर मैं उनके पतियों को देखता हूं, वो भैंस है तो तुम क्या, तुम भैंस वाले। सब खोखली हंसी हंस रहे हैं, हा हा हा, चलो एक और मंगा लो बटर चिकन। झूठे चुटकुले। थोड़ी देर तक आप इन बातों के मजे ले सकते हो, उसके बाद एक वियरीनेस आने लगती है। मैं अपनी मेज बदल लेता हूं, दूर चला जाता हूं। मैं कहता हूं इनको देखूंगा भी तो घिन लगती है, उल्टी आती है। झूठे घिनौने खोखले लोग, असलियत नाम की कोई चीज नहीं, एक दूसरे को झूठ खिला रहे हैं और खा रहे हैं, जैसे कि 10 इकट्ठा हो गए और 10 पादें और सूंघें, और यही उनका उत्सव है, पदाड़ियों का। और हमारे गेट टुगेदर्स क्या होते हैं? और जो वैसा ना हो उसको पागल कर दो। पागल ना हो आदमी तो क्या हो जाए? चारों तरफ यही है, मक्खी मच्छर की तरह छाए हुए हैं, जहां जाओ इनकी शक्लें। और इनको सुधारने की कोशिश करो तो ये काट खाते, इनसे कुछ बात करो तो ये डर जाते हैं। आत्मविश्वास भरपूर होता है। अंकल आंटी चले आ रहे होंगे, उन्होंने कुर्ता डाल रखा होगा, उसमें 2 मटके बराबर इतनी तोंद निकली हुई है, पर उनकी कुर्ते के नीचे छुपी हुई है। आंटी की साड़ी में से पूरा बाहर आ चुका है मामला। और 5 पैकेट इधर और 7 इधर लटका रखे हैं, और खुश हुए जा रहे हैं कि आज ये खरीद लिया, आज ये। वो तो अब आप लोगों ने मेरे ऊपर
इज्जत का बोझ और वजन डाल दिया है। नहीं तो मैं पहले जैसा होता 15-18 साल का, तो एक लंबी लकड़ी लेकर के, भीतर से मैं अभी भी वैसा ही हूं। मुझे मौका मिले तो मैं यही करूंगा। पर आचार्य जी करके मुझे जबरदस्ती गंभीर बना देते हो। सोचो, दो ऐसे 150-150 किलो के चले आ रहे हैं। भाई मैं इसी बात से परेशान हूं, मेरा कुल मिलाकर के 10 किलो वजन ज्यादा है, लेकिन मैं उसको ही लेकर सोचता रहता हूं क्या करूं। ये 150 किलो में कैसे जी लेते हैं, और चले आ रहे हैं दोनों, खुश बहुत हैं। इतना खाया है और बाकी पैक कराया है। सब कुछ खरीदने के बाद आखिरी पैकेट उस माल का होता है जो खा नहीं पाए, उसको लेके जा रहे हैं कि अभी और खाएंगे। भोगो भोगो भोगो। मुझे होता है ना मेटल डिटेक्टर, जिसमें से घुसना होता है। एक आंटी उसमें घुस ही नहीं पा रही थी, उसको टेढ़ा करके धक्का देके निकाला गया। इनके घरों से महानता पैदा होगी, यहां से कलाकार निकलेंगे, यहां से ज्ञानी निकलेंगे, विद्वान निकलेंगे, वैज्ञानिक निकलेंगे। यहां से कौन निकलेगा? यही वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के समय पे थालियां बजाई थी, एक एक घर में बजी थी। फिर वही संयम रख गया था मैं, नहीं तो उधर एक तो दूर दूर तक जहां है वहां कोई घर नहीं, एक था वहां बज रही थी, थप्पड़ मार के आऊंगा इसको। ये वैज्ञानिक निकलेंगे, इन घरों से वैज्ञानिकता आगे बढ़ेगी, जिन घरों में थालियां बजाई जाती हैं। और फिर इन्हें बता दो कि तुम कुछ नहीं हो, बस अंधविश्वास के मरीज हो और डरे सहमे हो, तो इनको तकलीफ हो जाती है। इस पे प्रोजेक्ट हो जाएगा स्टारी स्टारी नाइट्स, डॉन मैकलीन वाला। है तो बजा दो, नहीं हो तो रहने देना।
नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम चितरंजन है और मैं महाराष्ट्र में एक पुणे करके एक रीजन है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। सो मेरे मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब मेरी हॉबी रही है। तो आध्यात्म के साइड पे मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे सबसे अच्छा बुक लगा कि भगवत गीता। तो भगवत गीता मैंने पहली पढ़ी है अड़गानंद जी की, तो उसमें मेरी क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ गई। तो वैसे ही मैंने अल्टरनेट ऑथर्स ढूंढने की कोशिश की इंटरनेट पे। तो सबसे पहला ऑप्शन मेरे को आचार्य जी का मिला, तो मैंने वहाँ से ही मुझे रजिस्ट्रेशन लिंक मिला और वहाँ से ही मैंने आगे अपनी अध्यात्म की जीवन की स्टार्ट किया। तो आज के सत्र में मैंने ये सीखा कि कब तक आप इच्छाओं और विषयों के पीछे भागोगे। आपको कभी ना कभी तो उसको बंद करना पड़ेगा। कुल मिला के मनुष्य जीवन जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जब कोई आदमी यंग होता है तो उसकी कामना पूर्ति होती है, उसका ध्येय। तो वो ध्येय की कामना पूर्ति करने के लिए, बिकॉज सिंस द अहम इज जड़ पदार्थ, तो वो और एक कोशिश करने जाता है और उससे उसकी कामना पूर्ति नहीं होती है। फिर वो आगे जाता है, जैसे उसका एज रहता है 30 से 50 साल तक, तो वो फिर और एक जड़ पदार्थ की कोशिश में लगा रहता है कि जैसे धन है, तो धन के पीछे लगा रहता है, तो धन से भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही करके वो जीवन के लास्ट पड़ाव में आता है। फिर लास्ट पड़ाव में जब वो आता है तो उसको समझ में आता है कि अभी भी वो भौतिक जगत में ही अपनी खुशी खुशी और प्रेम को ढूंढने लगता है। उसको उसके अंदर झांकना है, उसको समझ में नहीं आता है। तो और फिर वो कल्पना की दुनिया में अपने भगवान की भी स्थापना करता है, और उससे भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो इससे परेशान होके ऋषि बोलते हैं कि अब बस कर दो, ये सारा जो जो तुम कर रहे हो ये पूरा बस कर दो और आत्मज्ञान कर दो, आत्मावलोकन कर दो। उससे ही आपको जीवन में खुशी मिलेगी या कुछ उद्देश्य मिलेगा। और उपनिषद का भी एक अर्थ बताया है आचार्य जी ने कि जैसे शिष्य गुरु के पास जब जाता है तो उसको ही उपनिषद बोलते हैं। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर।